मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं एरिया वेक्टर को। दूसरा हम स्टडी करेंगे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तीसरा हम आपको स्टडी करेंगे गॉसियन सरफेसेस को। और चौथा हम स्टडी करेंगे गॉस थ्योरम को। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया वेक्टर की। यहाँ पर ये हमारा एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अगर मैं यहाँ इस रेक्टेंगल की जगह एक पैरेललोग्राम लेता हूँ जिसकी एक साइड L है, लेंथ L है, और ये दूसरी साइड B है, इसकी लेंथ B है, और अगर मैं यहाँ पर इसका एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो मैं यहाँ से नॉर्मल डाल देता हूँ और B का ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा B sin थीटा। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी L इंटू B इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो लेंथ और ब्रेथ इन दोनों की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ये दोनों एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर हैं। तो यहाँ पर लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ब्रेथ भी ये वेक्टर क्वांटिटी है। और हमें पता है दो वेक्टर की अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ तभी तो यहाँ साइन आता है। हमने 11th में पढ़ा था कि A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा, तो L क्रॉस B इक्वल टू LB साइन थीटा। और जब हम दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है यानी एरिया, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात होती है इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की। तो हमने जब दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ा था जिसमें एक A होता था, एक B होता था, और हम उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते थे तो वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती थी। A यहाँ, B यहाँ, और ये एंगल थीटा। तो वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती थी जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स होते थे। तो यहाँ भी अगर मैं L और B की क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ तो एरिया की वेक्टर की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में आपका लेंथ और ब्रेथ ये दोनों वेक्टर्स हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की, तो लेंथ की डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस है और ब्रेथ की डायरेक्शन y एक्सिस है। तो फाई कैप क्रॉस j कैप दैट इज k कैप, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन z एक्सिस की डायरेक्शन होगी, यानी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स हैं। ओके बच्चों, जब हम डेरिवेशंस को करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ सरफेसेस मिलते हैं जिनके एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस हमें लेनी होती हैं। जैसे हमारे पास ये एक प्लेन सरफेस है, तो अगर मैं इधर फेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालता हूँ तो हम लेंगे नॉर्मली आउटवर्ड। इस फेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालता हूँ तो वो ली जाएगी नॉर्मली आउटवर्ड। इसी तरह अगर मेरे पास एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो इसके 6 फेसेस हैं। तो अगर मैं इसके 6 के 6 फेसेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखता हूँ तो ऊपर वाले फेस के एरिया की वेक्टर की डायरेक्शन होगी नॉर्मली आउटवर्ड। इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी 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 नॉर्मली आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम नॉर्मली आउटवर्ड लेते हैं। अगर हमारे पास एक सिलेंडर है तो सिलेंडर में हमारे दो तरह के सरफेसेस हैं। यहाँ पर फ्लैट सरफेस, यहाँ पर फ्लैट सरफेस, और बीच में कर्व सरफेस। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड, इधर भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड। और अगर मैं इस कर्व सरफेस की बात करता हूँ तो इस सिलेंडर का ये जो एक्सिस है, अगर मैं इससे यहाँ लाइन खींचता हूँ तो वो भी सरफेस पर नॉर्मली आउटवर्ड आएगी। तो इस तरह से हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस को लेते हैं। ओके बच्चों, अब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। बेसिकली फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स किसी भी क्वांटिटी के, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को बताता है, या किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे इस कमरे में कितना एयर है तो ये कहलाता है एयर फ्लक्स। किसी भी बाल्टी में कितना पानी है, दैट इज कॉल्ड वाटर फ्लक्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स को थोड़ा स्टडी करते हैं। मान लीजिए ये पानी आ रहा है, दैट इज वाटर,
कमिंग डाउनवर्ड, और यहाँ पर ये हमने कंटेनर लगाया हुआ है। तो इस कंटेनर में जो पानी इकट्ठा होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो वाटर की इंटेंसिटी है, जिस इंटेंसिटी से वो आ रहा है वो कितनी कम या कितनी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर वाटर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो उतने ही टाइम में इस कंटेनर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इकट्ठा हो जाएगा, और अगर यहाँ पर इंटेंसिटी वाटर की कम होगी तो उतने ही टाइम में यहाँ पर जो वाटर इकट्ठा होगा वो कम होगा। यानी जो वाटर का फ्लक्स है, जो वाटर का मैग्नीट्यूड है जो इसमें इकट्ठा हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ वाटर के। तो पहली चीज़ कि जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, उस क्वांटिटी की इंटेंसिटी है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर जो कंटेनर लेता हूँ, मैंने इंटेंसिटी चेंज नहीं की है, लेकिन मैंने यहाँ पर कंटेनर का सरफेस एरिया छोटा लिया है, तो अगर मैं सरफेस एरिया छोटा ले लेता हूँ तो यहाँ पर ये जो वाटर एंटर करेगा, पहले यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में वाटर एंटर कर जाता था क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा था, लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में वाटर इस बकेट के अंदर, इस कंटेनर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो वाटर फ्लक्स होगा वो कम होगा। इसका मतलब जो फ्लक्स है वाटर का, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया, वो एरिया पर भी डिपेंड करता है। एरिया अगर कम है तो अमाउंट ऑफ वाटर भी कम इकट्ठा होगा, कम अंदर जाएगा, और एरिया अगर ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ वाटर भी ज़्यादा जाएगा। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के ओरिएंटेशन की, अगर मैं इस बकेट को इस तरह से रख देता हूँ तो चाहे एरिया इसका कम है या ज़्यादा है, यहाँ पर जो वाटर है वो इस तरह से आ रहा है, तो क्या वाटर इस बकेट के अंदर जाएगा? तो आंसर है नहीं। रीज़न कि यहाँ पर ये इसके बिल्कुल प्लेन में इस तरह से होकर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर फ्लक्स है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो वाटर की इंटेंसिटी कितनी है, दूसरा उस बकेट का वो सरफेस जिससे वाटर एंटर कर रहा है उसका एरिया कितना है, और तीसरा कि आपका जो वाटर के फ्लो की डायरेक्शन और आपका जो बकेट का सरफेस है, वो जो एरिया है जहाँ से वो एंटर कर रहा है, उनके ओरिएंटेशन क्या है, उनके बीच का एंगल क्या है। ओके, तो बच्चों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता है। मान लीजिए एक सरफेस है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, तो इस सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी तो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होगा। तो फाइव इलेक्ट्रिक, ई मीन्स इलेक्ट्रिक, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर यहाँ पर सरफेस एरिया छोटा ले लिया जाता है, ये एरिया ना लेके हम इतना ले लेते हैं, तो अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो अब इस एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम रह जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये पास नहीं हो रहा है, खाली इतना पास हो रहा है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट घट गया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया ऑफ द सरफेस, जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तीसरा, अगर ओरिएंटेशन बदल जाती है, मान लीजिए पहले हमारा सरफेस ये है, मैं सीधा इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए बी, और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, पास हो रहा है, और अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट करा देता हूँ, एरिया की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको घुमाता हूँ ऐसे, तो मान लीजिए ये इस पोजीशन पर आ जाता है रोटेट होकर, थीटा एंगल रोटेट होकर, ये कंडीशन है ए डैश, या ए यहाँ पर आ गया, ए इस पोजीशन पर आ गया। तो अगर मैं पहले इससे पास होने वाले एयर फ्लक्स की बात करता, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता, तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो रहा था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही इसकी ओरिएंटेशन चेंज हुई, ये थीटा एंगल पर हो गया, तो अब इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डिक्रीज हो गया। पहले यहाँ से 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती थी इस एरिया से, लेकिन अब 1 2 3 4 पास हो रही हैं।
तो इसका मतलब ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है एंड ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन की, क्योंकि जब आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछा जाता है तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और हमें उसकी एसआई यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इस डेफिनेशन को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। तो डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल थ्रू एनी सरफेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। अब मान लीजिए ये हमारा एक सरफेस है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल ना होकर एक पर्टिकुलर एंगल पर है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो डेफिनेशन हमें कहती है कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं नॉर्मल थ्रू दिस सरफेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो यहाँ पर अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेता हूँ तो वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है नॉर्मली आउटवर्ड द सरफेस, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। क्योंकि मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल पास होने वाला लेना है, तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट ले लेता हूँ जो इस सरफेस एरिया के नॉर्मल है, और ये होगा ई कॉस थीटा। तो अगर मैं इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूँ फाई ई, तो दैट इज ई कॉस थीटा इंटू ए, दैट इज ई ए कॉस थीटा। अगर यहाँ पर देखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर मैं दोनों की स्केलर प्रोडक्ट करता हूँ तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होनी चाहिए, और इनकी डॉट प्रोडक्ट से जो हमें क्वांटिटी मिलेगी दैट शुड बी ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी एसआई यूनिट होती है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट को कुछ दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। जैसे हमें पता है कि न्यूटन मीटर होता है जूल एंड मीटर अपॉन कूलम, और हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी जूल पर कूलम दैट इज वोल्ट। तो अगर मैं जूल पर कूलम को वोल्ट लिखता हूँ तो एक यूनिट इसकी वोल्ट मीटर भी हो सकती है। तो इसकी दो एसआई यूनिट जो होती हैं, एसआई यूनिट एसआई सिस्टम की यूनिट वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी लिख सकते हैं और वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि राइट द नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी whose SI यूनिट इज वोल्ट मीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट है। ओके बच्चों, जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि हमेशा यहाँ पर जो एंगल लिया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में लिया जाता है। अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेन में है, यानी जो सरफेस है उसी सरफेस के प्लेन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये प्लेन है, सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन में है, तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो, क्योंकि कुछ भी इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, सब बाहर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देता हूँ तो वो नॉर्मली आउटवर्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूँ तो ये होगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि अब यही प्लेन सरफेस है और फील्ड इसके नॉर्मल है,
तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं फील्ड की बात करता हूँ और एरिया वेक्टर की बात करता हूँ, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो फ्लक्स इक्वल टू होगा E A cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो phi इक्वल टू E इंटू A, और ये मैक्सिमम होगा। ओके बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ स्क्वायर ऑफ साइड 0.5 मीटर हेल्ड इन XY प्लेन। एक आपका स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड 0.5 मीटर है, वो XY प्लेन में इस तरह से रखा हुआ है, और इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो ये दिया हुआ है 2I कैप प्लस 3J कैप इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो हमें इस स्क्वायर से जो लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैलकुलेट करना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसकी एक साइड अलोंग एक्स एक्सिस है, दैट इज I कैप, और दूसरी साइड वाई एक्सिस के अलोंग है, दैट इज J कैप। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर ऑफ द साइड 0.5 इंटू 0.5, और यहाँ पर I क्रॉस J, तो I क्रॉस J, तो ये हो जाएगा 0.25, और I क्रॉस J मीन्स K है। तो हमारा जो एरिया है वो 0.25 उसका मैग्नीट्यूड है, इतना मीटर स्क्वायर, और उसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग K कैप है, तो ये 0.25 मीटर स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन अलोंग Z एक्सिस है। अब हमें इस पर्टिकुलर स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स होता है phi इक्वल टू E डॉट A। देखिए E कितना है, 2I कैप प्लस 3J कैप इंटू 10⁻³ डॉट A मीन्स 0.25 K कैप। अब पहले मैं इस K की डॉट प्रोडक्ट करूंगा I के साथ, तो 0 हो जाएगी, K की डॉट प्रोडक्ट करूंगा J के साथ, तो 0 हो जाएगी, तो ये सारा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ओके बच्चों, अगर हम इसे नॉर्मली भी सोचते हैं, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो अलोंग Z एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का X एक्सिस पर मैग्नीट्यूड है और Y एक्सिस पर मैग्नीट्यूड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और थीटा 90 है, तो cos 90 होता है 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, तो आप ये भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं गॉसियन सरफेस की। देखिए, गॉसियन सरफेस का मतलब क्या है। गॉसियन सरफेस बेसिकली हाइपोथेटिकल होता है, यानी ये एक आप कह सकते हैं वर्चुअल है, और रियल गॉसियन सरफेस भी होता है। जब मैं आपको डेरिवेशंस कराऊंगा तो उनमें मैं आपको समझाऊंगा। बट हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो है क्या, यानी एक ऐसा सरफेस जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री होती है। इसका मतलब कि अगर मैं सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो वो उस सरफेस के हर पॉइंट पर सेम होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि ऐसा सरफेस एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सरफेस है, यानी ऐसा सरफेस एक गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ओके बच्चों, यहाँ पर हमें एक पॉइंट चार्ज Q है हमारे पास, और हमें गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है, यानी एक ऐसा सरफेस लेना है जिसमें इस चार्ज की वजह से हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी सेम रहे और उसकी डायरेक्शन भी सेम रहे। तो अगर मैं इस चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर इमेजिन कर लेता हूँ जिसके चार्ज सेंटर पर है, तो अगर मैं इस स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस इस चार्ज से निकालता हूँ, तो हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है। अगर ये R है तो ये भी R, सब जगह सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस इस सरफेस पर चार्ज से सेम रहेगी, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। और हमने पढ़ा है कि किसी भी चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन निकालता हूँ, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन निकालता हूँ, तो वो नॉर्मली आउटवर्ड द सरफेस होगा। तो यानी
अगर हम पॉइंट चार्ज लेते हैं और उस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस को इमेजिन कर लेते हैं जिसके चार्ज सेंटर पर है, तो उस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी सेम होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होती है। तो हम कहते हैं कि ये हमारा कैसा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। तो जब भी हमें किसी पॉइंट चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस को बनाना है, उसको ड्रॉ करना है, तो हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो गॉसियन सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है जिसके चार्ज सेंटर पर होता है। ओके बच्चों, अगर चार्ज एक वायर के ऊपर है, एक लाइन के ऊपर है, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, तब हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा होना चाहिए, हम उसे कैसा ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर चार्ज एक लीनियर एक वायर पर है, यानी लाइन चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ से चारों तरफ, वायर क्या है, एक सिलेंडर है, तो अगर मैं इससे चारों तरफ एक इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेकर, यानी A डिस्टेंस लेकर, R डिस्टेंस लेकर, मैं यहाँ पर एक सिलेंडर को इमेजिन कर लेता हूँ। एक सिलेंडर मैंने इमेजिन कर लिया है। तो क्योंकि इस सिलेंडर के चारों तरफ, चाहे मैं कहीं से भी देखता हूँ, इधर इधर, इसके सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी चारों तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के क्या होगा, नॉर्मली बाहर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पर डायरेक्शन भी सेम होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो ये कैसा सरफेस होगा, एक गॉसियन सरफेस होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ या यहाँ, तो इसके इस पॉइंट पर भी अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखता हूँ, तो यहाँ सरफेस से इसकी हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम रहेगी, आर 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 सब जगह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इस सरफेस के हर पॉइंट पर सेम रहेगा और फील्ड की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। तो ये भी क्या हुआ, एक गॉसियन सरफेस हुआ। तो किसी भी लीनियर सोर्स की वजह से जो गॉसियन सरफेस होता है दैट इज सिलेंड्रिकल। ओके बच्चों, मैं आपको सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो फ्लैट फेस है उसका व्यू दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि सेंटर से इसके हर पॉइंट की डिस्टेंस, जो भी ये सरफेस है यहाँ, इसके हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी सेम होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन में भी सेम होगा। वो नॉर्मली आउटवर्ड द सरफेस ऐसे आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के इस तरह से नॉर्मल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। तो सब जगह ये 90 डिग्री रहना है। तो हम कहते हैं ये क्या है, ये एक गॉसियन सरफेस है। ओके बच्चों, हम बात करते हैं गॉस लॉ की। देखिए, गॉस ने इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में एक रिलेशन दिया था। देखिए, हमें पता है कि चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज भी है, यानी ये दोनों एक दूसरे की वजह से होते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो चार्ज ना हो। तो बेसिकली गॉस ने इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और फ्लक्स को रिलेट किया था और उसे ही हम कहते हैं गॉस की थ्योरम, गॉस का लॉ। तो बेसिकली ये लॉ क्या था वो हम समझते हैं। मान लीजिए क्लोज आपका चार्ज है Q और ये क्लोज सरफेस के अंदर बाउंड है। ओके, अब इससे जो भी फील्ड लाइंस पास होंगी वो इस तरह से पास होंगी, यानी इस क्लोज सरफेस से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो गॉस ने कहा कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो उस क्लोज सरफेस से जितना भी चार्ज बाउंड है वो उस बाउंड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। दैट वाज द गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या होती है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस और बाउंड विद द सरफेस। अब हम इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिखते हैं, क्योंकि फ्लक्स को हमने पढ़ा है phi = E.S
ई डॉट डी एस का मतलब अगर मैं यहाँ इस सरफेस का छोटा सा एरिया एलिमेंट लेता हूँ तो उस एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स होगा ई डॉट एस, डी एस की एस की जगह डी एस लेंगे तो ई डॉट डी एस। और मुझे पूरे क्लोज सरफेस के लिए लेना है तो हम उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं पूरे क्लोज सरफेस के लिए। तो किसी भी क्लोज सरफेस के से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गॉस की थ्योरम को कभी कभी इंटीग्रल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, वैसे आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कहे कि व्हाट इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, तो आप कहेंगे कि अगर हम एरिया इंटीग्रल लेते हैं, एरिया के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, द एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज enclosed by the surface या bound with the surface। ओके बच्चों, जब भी हम गॉस थ्योरम को करते हैं, लिखते हैं, तो हम बहुत बड़ी मिस्टेक एक करते हैं और वो मिस्टेक यही होती है। ध्यान दीजिए, अगर मैं लिखता हूँ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस और यहाँ पर हमने ε0 लिखा है, यानी उस चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस है वो एक फ्री स्पेस होना चाहिए, तो इसलिए इस वर्ड को भी इसमें ऐड करना ज़रूरी है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज बाउंड विद द सरफेस और एनक्लोज बाय द सरफेस। तो मैंने जो आपको इसकी डेफिनेशन लिखाई है उसमें मैंने फ्री स्पेस का जिक्र किया है और वो यहाँ ज़रूरी है क्योंकि यहाँ ε0 0 यूज़ कर रहे हैं, ε0 यूज़ कर रहे हैं, यानी ε0 यूज़ कर रहे हैं। ओके बच्चों, अब हम गॉस लॉ को प्रूव करते हैं, गॉस की थ्योरम को प्रूव करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज Q है और इस चार्ज Q से r डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज Q is equivalent to 1/4 pi epsilon naught Q upon r square। ये हमारी प्रीवियस नॉलेज हमारे पास है। अब हमारी थ्योरम कहती है कि चार्ज एक क्लोज सरफेस के अंदर बाउंड होना चाहिए, तो हमें पता है कि अगर चार्ज एक पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ जब हम क्लोज सरफेस लेने वाले हैं, जो गॉसियन सरफेस लेने वाले हैं, वो कैसा होना चाहिए, वो स्फेरिकल होना चाहिए। तो हमने O को सेंटर लेकर और R रेडियस लेकर पॉइंट P से पास होने वाला एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इस तरह से हम इमेजिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने बना दिया है। अगर मैं यहाँ पॉइंट P के चारों तरफ एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेता हूँ, तो यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड तो होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड द सरफेस, तो ये एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन ds और ये भी नॉर्मली आउटवर्ड द सरफेस होगा। तो E और ds के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूँ पासिंग थ्रू द एरिया एलिमेंट ds of the Gaussian surface, तो ये होगा d phi e, छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स, दैट इज E डॉट ds एंड E डॉट ds मीन्स TDS cos 0 और cos 0 होता है 1। तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स होगा E डॉट ds। और अगर मैं इस टोटल स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालता हूँ, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो जब हम टोटल फ्लक्स की बात करते हैं यानी phi e, तो हम इंटीग्रेट करते हैं इस छोटे से एरिया एलिमेंट से पास होने वाले फ्लक्स को पूरे के पूरे इस क्लोज सरफेस के लिए। तो इंटीग्रेशन E डॉट ds
तो हम यहाँ ई डी एस इस तरह से लिखने वाले हैं। इस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहना है। ई को हम बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन डी एस ये हो जाएगा। अब अगर मैं ई की वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो फाई ई मीन्स ये यूनिफॉर्म है, सब जगह सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इंटीग्रेशन किसका होगा? एरिया का, क्योंकि हमें इसके सारे लेंथ एलिमेंट्स को अगर हम ऐड कर दें तो मुझे पूरे के पूरे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का एरिया पता चल जाएगा, एंड दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट, 4 पाई से 4 पाई कट, तो फाई ई दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो उस क्लोज सरफेस से जितना भी चार्ज बाउंड है ये उसका 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ओके बच्चों, हमें गॉस थ्योरम में कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। अगर हमारा कोई क्लोज सरफेस है जिसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो अगर चार्ज ही नहीं है तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। लेकिन अगर हमारे इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज तो है, लेकिन उन सब चार्जेस का जो नेट है वो ज़ीरो है। जैसे अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो जितना माइनस क्यू चार्ज है उतना ही प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ज़ीरो है तो भी फ्लक्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है या चार्ज है लेकिन उन सब का रिजल्टेंट ज़ीरो है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स ज़ीरो होता है। एनसीईआरटी में आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ज़ीरो, दैट्स मीन देयर इज नो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो आप कहेंगे कि नो चार्ज मे बी इनसाइड द क्लोज सरफेस बट देयर रिजल्टेंट इज ज़ीरो। ओके, सेकंड पॉइंट बेटा आपको याद रखना है, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर एक क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस दिखाए गए होते हैं और कुछ चार्ज बाहर दिखा दिए गए होते हैं, और ये पूछा जाता है कि इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। तो फ्लक्स फाई वो इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है वो उस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो दैट इज क्यू नेट, जितना भी चार्ज इससे बाउंड है उसका 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। चार्ज बाउंड कितना है? Q माइनस 2Q, दैट इज माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इससे पास होने वाला फ्लक्स होगा। ओके, थर्ड पॉइंट है बेटा कि ये उस क्लोज सरफेस के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, यानी किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज बाउंड है उस पर डिपेंड करता है, उसके साइज से ये इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर हम एक स्फेयर ले लेते हैं क्लोज सरफेस, और इस स्फेयर की रेडियस r है और इसके अंदर जो बाउंड चार्ज है वो q है। तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि